हेलो एवरीवन, क्लास 12 वेक्टर इंग्लिश मीडियम सीबीएसई एंड आरबीएसई बोर्ड लेक्चर 3 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। लेक्चर फर्स्ट एंड सेकंड के अंदर हमने डिस्कस किया व्हाट इज़ वेक्टर, हाउ टू रिप्रेजेंट वेक्टर एंड ऑल काइंड्स ऑफ वेक्टर। ठीक है, जितने भी टाइप के वेक्टर्स होते हैं उन सब के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि वेक्टर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है, वेक्टर में से वेक्टर को ऐड कैसे किया जाता है और वेक्टर के साथ वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट ऑफ वेक्टर्स, कैसे वेक्टर को ऐड किया जाता है और कैसे वेक्टर को सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो जो हमारे जनरल कंपोनेंट फॉर्म में जो वेक्टर्स दे रखे होते हैं जनरली, जैसे एक वेक्टर हमें दे रखा है वेक्टर ए 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस का 5 के कैप, और एक और वेक्टर दे रखा है आपको बी वेक्टर 4 आई कैप प्लस का 5 जे कैप एंड प्लस 2 के। दो वेक्टर हमारे सामने मेंशन है, वेक्टर ए और वेक्टर बी इन कंपोनेंट फॉर्म। ठीक है ना, ये कंपोनेंट फॉर्म होती है जिसमें हमें ये पता होता है कि एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग और जेड एक्सिस के अलोंग जो है उसकी वेक्टर पार्ट क्या है और स्केलर पार्ट क्या है, और हमें यहाँ पे वेक्टर ए और वेक्टर बी को प्लस करना है या फिर माइनस करना है। तो मान लीजिए हमारा फर्स्ट जो है वो है वेक्टर ए को वेक्टर बी के साथ हमें ऐड करना है, प्लस करना है। तो जब इनको ऐड करना रहेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 आई कैप 3 जे कैप माइनस 5 के कैप, प्लस करना है आपको 4 आई 5 जे प्लस 2 के। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब देखिए जब ये कंपोनेंट ऐड होंगे तो जो x डायरेक्शन की कंपोनेंट है वो x डायरेक्शन वाले के साथ ऐड होगा, y वाले के साथ y वाला ऐड होगा और z वाले के साथ z वाला कंपोनेंट ऐड होगा। यानी ये वेक्टर जो है x एक्सिस के अलोंग 2 यूनिट चल रहा है और ये जो वेक्टर है x एक्सिस के अलोंग 4 यूनिट चल रहा है। तो दोनों मिलकर x एक्सिस के अलोंग कितना चल रहे हैं, 2 एंड 4, प्लस कर देंगे 2 प्लस 4 6, तो 6 आई कैप प्लस का 3 जे और प्लस का 5 जे प्लस का 8 जे माइनस का 5 के प्लस का 2 के माइनस 5 प्लस 2 माइनस 3 के। तो ये कंपोनेंट फॉर्म में वेक्टर्स को ऐड किया जाता है कुछ इस तरीके से। आई के साथ आई वाला कंपोनेंट ऐड होगा, जे के साथ जे वाला कंपोनेंट और के साथ के वाला कंपोनेंट ऐड होता है। इसी तरीके से मान लीजिए सेकंड हमारा जो पार्ट है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो वेक्टर ए की वैल्यू 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 5 के कैप, माइनस क्योंकि हमें सब्ट्रैक्ट करना है, बी वेक्टर 4 आई कैप प्लस का 5 जे कैप प्लस का 2 जे कैप। तो जिस तरीके से एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट एडिशन में ऐड होते हैं उसी तरीके से सब्ट्रैक्शन के अंदर एक्स कंपोनेंट सब्ट्रैक्ट होंगे, वाई वाले में से वाई वाला कंपोनेंट सब्ट्रैक्ट होगा और जेड वाले में से जेड वाला कंपोनेंट सब्ट्रैक्ट होगा। ये हमें पता है किसी भी ब्रैकेट के बाहर जब माइनस लगा रखा होता है तो वो माइनस अंदर के सारे साइन क्या करता है, चेंज कर देगा। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, प्लस का 2 आई प्लस 3 जे माइनस 5 के माइनस का 4 आई कैप माइनस प्लस माइनस का 5 जे कैप माइनस और प्लस माइनस के 2 के कैप, प्लस के 2 आई माइनस के 4 आई, कितना हो जाएगा माइनस के 2 आई कैप
प्लस के 3j और माइनस के 5j कितना हो जाएगा, माइनस का 2j और माइनस के 5 और माइनस के 2 माइनस के 7 के। तो ये हमारा वेक्टर होगा। इनका जो सब्ट्रैक्ट करने पे जो नया वेक्टर बनेगा वो ये वेक्टर बनेगा। आप चाहें तो इसमें से माइनस कॉमन ले सकते हैं, माइनस ऑफ 2i प्लस 2j प्लस 7। तो इस तरीके से वेक्टर को ऐड किया जा सकता है और वेक्टर को सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। यहीं से हम एक क्वेश्चन लेते हैं और ये क्वेश्चन एडिशन सब्ट्रैक्शन और यूनिट वेक्टर से लिंक करेगा। ठीक है, मान लीजिए हमें क्वेश्चन दे दिया जाए, फाइंड यूनिट वेक्टर, फाइंड यूनिट वेक्टर along 2a vector plus b vector where vector a 2i plus j and vector b 3i minus k। ये हमारा क्वेश्चन है। फाइंड यूनिट वेक्टर अलोंग 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर। आपको एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है और ये यूनिट वेक्टर किसके अलोंग होगा, ये यूनिट वेक्टर इस वेक्टर के अलोंग होगा, 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर। वेक्टर प्लस होकर एक नया वेक्टर बनाते हैं, वेक्टर सब्ट्रैक्ट होकर भी एक नया वेक्टर बनाते हैं। तो ये 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर एक सिंगल वेक्टर है और इस वेक्टर के अलोंग आपको यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, जहाँ पे ये वेक्टर ए की वैल्यू दे रखी है और वेक्टर बी की वैल्यू भी आपको दे रखी है। तो हमारा जो पहला काम रहेगा वो रहेगा कि 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लें। ठीक है, तो वो वैल्यू हम पहले फाइंड कर लेते हैं कि 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर की वैल्यू कितनी आएगी। देखिए 2a वेक्टर, बच्चों किसी भी वेक्टर को किसी कांस्टेंट नंबर से जब मल्टीप्लाई किया जाता है, स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया जाता है, तो उसके आई जे और के जो मल्टीपल है, जो उसकी कोफिशिएंट्स है, वो सभी उस नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। यानी जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 को ए वेक्टर से 2i कैप प्लस जे कैप, ये बन जाएगा 4i कैप प्लस 2j कैप। और वेक्टर बी आपको दे रखा है, वेक्टर बी दे रखा है आपको 3i माइनस के। ठीक है, देयरफॉर 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर ये कितना हो जाएगा, तो आपको इस वेक्टर और इस वेक्टर को ऐड करना है, दिस प्लस दिस 4i प्लस का 2j प्लस 3i माइनस के। 4i और 3i कितना हो जाएगा, 7i प्लस का 2j और यहाँ j की क्वांटिटी नहीं है तो प्लस का 2j कैप, के यहाँ नहीं है, यहाँ माइनस का है तो माइनस का के कैप। ये आपका एक वेक्टर आ गया है 2a वेक्टर प्लस का b वेक्टर। पोज करके आप पहले इसको नोट कर लीजिएगा। तो देखिए एक हमारा नया वेक्टर आ चुका है और इस वेक्टर को हम एक नाम दे देते हैं, है ना। हम ये कह देते हैं कि ये जो हमारा नया वेक्टर है ये स्मॉल सी वेक्टर है, जिसकी वैल्यू आ रही है 7i कैप। ये जो हमारा नया सी वेक्टर जो है वो एक्चुअली क्या था, 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर के इक्वल है और इसकी वैल्यू आ रही है 7i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। और इसी वेक्टर के अलोंग हमें यूनिट वेक्टर चाहिए। ये जो नया वेक्टर आ रहा है 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर, जिसको हमने नाम दिया है सी वेक्टर, इसी सी वेक्टर के अलोंग हमें यूनिट वेक्टर चाहिए। तो हमें ये बताया कि अगर हमें यूनिट वेक्टर चाहिए सी वेक्टर के अलोंग तो वो सी कैप होगा। और यूनिट वेक्टर निकालने का प्रोसेस होता है वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया जाता है। सी कैप की वैल्यू क्या आएगी, वेक्टर सी को डिवाइड करना है इसी के मैग्नीट्यूड से।
और किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर हमारा वेक्टर है, अगर हमारा वेक्टर ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप है, तो इसके अलोंग जो इसका मैग्नीट्यूड निकलेगा वो निकलेगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आई के साथ कंपोनेंट, जे के साथ और के साथ जो कंपोनेंट है उनके स्क्वायर का सम का रूट करना होता है। तो हियर सी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड निकलेगा वो निकलेगा रूट ऑफ 7 स्क्वायर 2 स्क्वायर एंड -1 स्क्वायर। रूट 7 स्क्वायर 49, 2 स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर प्लस का 1, 15 49 प्लस 1 50, 54 हो जाएगा ये, ठीक है 54। तो हमारा जो आंसर रहेगा सी कैप, जो कि होगा सी वेक्टर अपॉन मोड सी वेक्टर, वो आएगा 1 अपॉन रूट ऑफ 54 ब्रैकेट 7 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस का के कैप। ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द यूनिट वेक्टर अलोंग 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर। इस क्वेश्चन से हम यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट भी समझ रहे हैं और साथ ये भी समझ रहे हैं कि वेक्टर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है। आपको अगर वेक्टर की वैल्यू दे रखी है, वेक्टर ए और वेक्टर बी की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, किसी भी वेक्टर को स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, उसके सारे कंपोनेंट उस नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और ऐड करने का तरीका हम समझ चुके हैं। अगर वेक्टर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है तो उनके एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट होंगे वो कंपोनेंट जो है वो ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे, ठीक है। आई के साथ आई वाले, जे के साथ जे वाले और के साथ के वाले कंपोनेंट ऐड और सब्ट्रैक्ट होंगे। और जैसे ही वेक्टर ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हैं तो हमें एक नया वेक्टर मिलता है और उस वेक्टर को हम किसी भी नाम से लिख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे इसको सी वेक्टर लिखा है और इसी सी वेक्टर के अलोंग आपको यूनिट वेक्टर चाहिए था। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना, ठीक है। नोट इट। वेक्टर्स के कंपोनेंट फॉर्म में एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बाद हम डिस्कस करेंगे इसके दो इम्पोर्टेंट लॉ के बारे में, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। पहले हम डिस्कस करेंगे ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन को। हम एक ट्राइंगल ले रहे हैं, मान लीजिए ट्राइंगल है हमारा, ट्राइंगल ओ ए बी। ट्राइंगल ओ ए बी के अंदर ओ ए बी और बी ओ, ये तीनों ही जो इसकी साइड है एक्चुअली लाइन सेगमेंट है ना, लाइन सेगमेंट। इस लाइन सेगमेंट का इनिशियल और ये टर्मिनल पॉइंट है। इसके लिए ए और बी टर्मिनल और इनिशियल पॉइंट हो जाएंगे और थर्ड के लिए ओ और बी हो जाएंगे। अगर हम इन साइड को डायरेक्शन दे दें तो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट को ही हम क्या कहते हैं, वेक्टर कहते हैं। तो मान लीजिए इसका ये डायरेक्शन है ओ से ए की ओर, तो ओ ए वेक्टर बन गया एक्चुअली। ये जो है आपका ओ ए वेक्टर बन गया और इसका हम एक नाम दे देते हैं स्मॉल ए वेक्टर। सिमिलरली ये जो ए बी है, अगर हम ए से बी की ओर इसका डायरेक्शन कर दें तो ये ए बी वेक्टर बन जाएगा, या फिर इसको हम स्मॉल बी वेक्टर कह देते हैं। और थर्ड साइड जो है इसका ओ बी वेक्टर, अगर हम इसका डायरेक्शन ओ से बी की ओर देते हैं तो ये ओ बी वेक्टर हो जाएगा, और अगर इसका डायरेक्शन बी से ओ की ओर देते हैं तो बी ओ वेक्टर हो जाएगा। क्लास 11th की फिजिक्स में हमने पढ़ा है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का जो कॉन्सेप्ट वो ये कहता है कि अगर ये कोई पॉइंट है हमारा ए और अगर ये हमारा पॉइंट है बी, इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट, यहाँ से यहाँ जाने के लिए अगर हम इस तरीके से जा रहे हैं, अगर हम स्ट्रेट जा रहे हैं, अगर हम इस तरीके से जा रहे हैं या फिर ऐसे जा रहे हैं, सभी केसेस के अंदर जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा वो इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट पे ही डिपेंड करता है। वो जो अदर हम वे यूज़ कर रहे हैं उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है ना। इन फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस और फोर्थ केस, इन चारों ही केसेस के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट रहेगा वो ये ए से बी रहेगा, है ना।
स्ट्रेट जो लाइन बनती है इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट को ऐड करने वाली, ज्वाइन करने वाली, वही हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है। तो अगर इस ट्राइंगल की अंदर बात करें तो अगर हम ये मान के चलें कि पॉइंट जो है वो ओ से बी जा रहा है, बी से सॉरी ओ से ए जा रहा है, ए से बी जा रहा है और बी से फिर से ओ आ रहा है, ओ से ए, फिर ए से बी और फिर बी से ओ। तो ओ से ए से बी और बी से जब बंदा वापस ओ पे आएगा तो उसका इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, और उस केस के अंदर उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, राइट। कुछ भी पाथ बनाए लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। अगर किसी पॉइंट का इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट सेम बन जाए तो उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। तो ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर प्लस बी ओ वेक्टर इक्वल टू 0। यहाँ से अगर हम इस बी ओ वेक्टर को यहाँ ले जाएं तो ये बनेगा ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इक्वल माइनस का बी ओ वेक्टर प्लस का बी ओ वेक्टर माइनस का बी ओ वेक्टर बन गया। और हमें पता है कि अगर पी क्यू हमारा कोई वेक्टर है, एक्चुअली इसका माइनस का साइन करेंगे तो ये क्यू पी वेक्टर बन जाएगा। पी क्यू वेक्टर और माइनस क्यू पी वेक्टर सेम होते हैं, ठीक है। तो अगर हम किसी वेक्टर के इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट को फ्लिप कर दें तो उसके आगे क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। तो अगर हम ऐसा यहाँ करें तो माइनस बी ओ वेक्टर को हम लिख रहे हैं माइनस का ओ बी वेक्टर, तो ये माइनस और माइनस प्लस बन जाएगा। तो जो हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इक्वल टू ओ बी वेक्टर। ये लीजिए, यही जो टर्म है हमारी ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इक्वल टू ओ बी वेक्टर, यही हमारा ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन है, ठीक है। ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या कह रहा है, इफ टू वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर डिनोटेड एज द साइड ऑफ अ ट्राइंगल इन सेम ऑर्डर, ठीक है। अगर इस ट्राइंगल की दो साइड जो है ओ ए वेक्टर और ए बी वेक्टर, ये दो हमारे वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रही हो, जैसे यहाँ पे ये वेक्टर ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वेक्टर बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड इन सेम ऑर्डर, एक ही डायरेक्शन होनी चाहिए। जैसे इसकी डायरेक्शन ये चल रही है एंटी क्लॉकवाइज, तो इस सेकंड वाले की भी क्या चल रही है, एंटी क्लॉकवाइज। इन दैट केस थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल, थर्ड साइड जो है इसका, है ना, थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल रिप्रेजेंट्स द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ द वेक्टर ए एंड बी। तो अगर किसी ट्राइंगल के अंदर उसकी दो साइड दो वेक्टर को रिप्रेजेंट करे, ए वेक्टर और बी वेक्टर, और सेम ऑर्डर में करे, ठीक है। ये एंटी क्लॉकवाइज चल रही है इस तरह से, तो इसी सेम ऑर्डर के अंदर ये भी इसी तरह से चल रही है। तो उस केस के अंदर जो उनका रिजल्टेंट होगा, यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी जो होगा, वो उसके थर्ड साइड को रिप्रेजेंट करेगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर, ये वाला। इसका मतलब इस ट्राइंगल लॉ के अकॉर्डिंग अगर ये हमारा वेक्टर ए है, ये हमारा वेक्टर बी है, तो ये ओ बी वेक्टर जो होगा ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को रिप्रेजेंट करेगा, ओ बी वेक्टर, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो ये हमारा ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन है। अगर कहीं पर भी किसी ट्राइंगल की दो साइड दो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है तो उनका रिजल्टेंट जो वेक्टर होगा वो उसके थर्ड साइड को डिनोट करेगा, और वो भी उनकी अपोजिट डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। तो ये हमने सीखा है कैसे दो वेक्टर ऐड होते हैं, है ना, दो वेक्टर ऐड कैसे होते हैं, वो उसका हमने ट्राइंगल लॉ पढ़ा है। अभी ऐड के बाद हम बात करेंगे सब्ट्रैक्शन की। ऐड हमने किया है अभी, अब हम बात करेंगे सब्ट्रैक्शन की। तो देखिए ये हमारा ए बी जो वेक्टर है, हमने इस ए बी वेक्टर को वेक्टर बी नाम दिया है। अगर इसकी डायरेक्शन अपोजिट कर दी जाए, अगर हम इस तरह से इसको अपोजिट डायरेक्शन में ले जाएं, तो ये जो वेक्टर बनेगा हमारा,
ये जो हमारा वेक्टर बनेगा, और इसका अगर डायरेक्शन हम इसके जस्ट रिवर्स कर दें तो ये बन जाएगा माइनस का बी वेक्टर। जितना लेंथ इसका है उतना का उतना लेंथ हमने यहाँ रखा है इसका, मान लीजिए, और डायरेक्शन को अपोजिट कर दिया है, तो ये प्लस का बी वेक्टर माइनस का बी वेक्टर बन जाएगा। और इनको हमने ज्वाइन कर दिया है और इसका हमने नाम दे दिया सी। तो अगर ये ट्राइंगल हम लें तो इस ट्राइंगल के अंदर ओ से ए वेक्टर, ए से सी वेक्टर, तो ट्राइंगल की दो वेक्टर जो है, ये आपका ए वेक्टर है, ये आपका माइनस का बी वेक्टर है, इनका डायरेक्शन सेम है, तो इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो इस ट्राइंगल का थर्ड साइड होगा इनकी अपोजिट डायरेक्शन में, यानी इनका जो रिजल्टेंट होगा वो ओ सी वेक्टर होगा इनके रिवर्स डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ से जो ओ सी वेक्टर आएगा, ओ सी वेक्टर वो आएगा ओ ए वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर। तो ओ सी वेक्टर आएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर माइनस का बी, ओ सी वेक्टर बराबर वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो इस तरीके से ट्राइंगल लॉ से हम ये सीख रहे हैं कि कैसे वेक्टर ऐड होते हैं और कैसे वेक्टर सबट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, इसे भी नोट कर लीजिए। बच्चों यहाँ से एक चीज़ और सीखने को मिल रही है अपने को। क्या मिल रही है वो? अगर हम इस ट्राइंगल 1 की बात करें तो यहाँ से हमें समझ में आया ओ बी वेक्टर बराबर ओ बी वेक्टर बराबर क्या था, ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर। तो देखिए ये वेक्टर ऐड हो रहे हैं जब इसका टर्मिनल पॉइंट और इसका इनिशियल पॉइंट सेम हो। अगर फर्स्ट वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट और सेकंड वेक्टर का इनिशियल पॉइंट सेम हो, उस केस में आप इसको हटा दीजिए कॉमन को, तो हमारा जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो क्या बनेगा, ओ बी वेक्टर। ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर क्या बनेगा, ओ बी वेक्टर। सिमिलरली ओ ए वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर, तो इसमें ये जो कॉमन पॉइंट है ए, ये यहाँ से हट जाएगा, तो हमारा जो रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा वो बनेगा ओ सी वेक्टर। ठीक है, और यहीं से अगर किसी लाइन सेगमेंट के हमें दोनों एंड पॉइंट दे रखे हो तो उस वेक्टर को कैसे फाइंड करते हैं वो समझ में आएगा। देखिए बच्चों, मान लीजिए कि ये हमारा एक लाइन सेगमेंट है ए बी, और इस ए बी लाइन सेगमेंट के पॉइंट ए और बी के जो कोऑर्डिनेट्स है वो हमें 1, 2, 3 एंड 4, 5, 6 गिवन है, और हमें यहाँ से ए बी वेक्टर फाइंड करना है। हमें यहाँ से ए बी वेक्टर फाइंड करना है। इसका मतलब ये हो गया कि इसकी जो डायरेक्शन होगी वो ए से बी की ओर होगी, और इस तरह से ये जो हमारा ए बी वेक्टर है इसका इनिशियल पॉइंट की कोऑर्डिनेट 1, 2, 3 और टर्मिनल पॉइंट की कोऑर्डिनेट 4, 5, 6 हो जाएंगी। देखिए ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है जिसकी कोऑर्डिनेट 0, 0, 0 होते हैं। अगर हम इस ओरिजिन पॉइंट को ए से ज्वाइन कर लें और बी से ज्वाइन कर लें, तो ये जो ओ ए है, ओ ए जो वेक्टर होगा, ओ ए वेक्टर एक्चुअली ये पोजीशन वेक्टर होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। क्यों होगा? क्योंकि अगर किसी वेक्टर का इनिशियल पॉइंट ओरिजिन हो, उस केस में उस सेकंड पॉइंट का जो टर्मिनल पॉइंट होगा उसका वो क्या कहलाएगा, पोजीशन वेक्टर होगा। सिमिलरली अगर हम ओ बी वेक्टर की बात करें, ओ बी वेक्टर, तो ये ओ बी वेक्टर जो है ये पॉइंट पोजीशन वेक्टर होगा कौन से पॉइंट का, बी पॉइंट का। अब यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रहा है और इस ट्राइंगल के अंदर ओ ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर, ये पॉइंट ए और बी के पोजीशन वेक्टर है, जबकि हमें ए बी वेक्टर फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल ओ ए बी, और ट्राइंगल का जो वेक्टर एडिशन लॉ है उसके अकॉर्डिंग अगर ट्राइंगल की दो साइड सेम ऑर्डर में, जैसे यहाँ पे ओ ए और ए बी ये दोनों सेम ऑर्डर के अंदर
दो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो इसका जो थर्ड साइड होगा वो इनके सम को रिप्रेजेंट करेगा, यानी ओ ए वैक्टर प्लस ए बी वैक्टर इक्वल ओ बी वैक्टर। ओ बी वैक्टर, ये ट्राइंगल एडिशन लॉ ऑफ वेक्टर है कि अगर किसी ट्राइंगल की दो साइड मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में दो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है सेम ऑर्डर में, तो उसका जो थर्ड साइड होगा वो उनके सम को, उनके रिजल्टेंट को, वेक्टर को उनके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो ओ ए वैक्टर प्लस ए बी वैक्टर इक्वल ओ बी वैक्टर। लेकिन हमें यहाँ से ए बी वैक्टर चाहिए, तो ए बी वैक्टर की जो यहाँ से वैल्यू आएगी ए बी वैक्टर वो मिलेगा ओ बी वैक्टर माइनस ओ ए वैक्टर, ये मिलेगा। और हम यहाँ पे ये देख पा रहे हैं कि ए बी वैक्टर इक्वल ओ बी वैक्टर माइनस ओ ए वैक्टर। यहाँ पे ये जो ओ बी वैक्टर है ये पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी है, जबकि ये जो ओ ए वैक्टर है ये पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए है, और ये ए और बी पॉइंट जो है वो इस वेक्टर के इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट है। इसका अर्थ ये हुआ, यहाँ से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर हमें कोई भी वेक्टर ए बी वेक्टर निकालना है तो वो ए बी वेक्टर क्या होगा, उसका जो टर्मिनल पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर माइनस उसका जो इनिशियल पॉइंट है उसका टर्मिनल, उसका जो पोजीशन वेक्टर होगा वो माइनस करना होगा। ए बी वेक्टर बराबर पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। इसी तरह से अगर हमें कहा जाए पी क्यू वेक्टर, तो पी क्यू वेक्टर क्या निकलेगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ई पॉइंट, ठीक है। इसी रिजल्ट को लेकर हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाए। देखिएगा क्वेश्चन है हमारा, फाइंड यूनिट वेक्टर along PQ vector where P and Q points are 1 2 3 and 4 5 6। ये हमारा क्वेश्चन है। फाइंड यूनिट वेक्टर अलोंग पी क्यू वेक्टर वेयर पी एंड क्यू पॉइंट्स आर दिस एंड दिस। आपको पी क्यू वेक्टर के अलोंग, ये हमारा पी क्यू वेक्टर है, मान लीजिए पी क्यू वेक्टर जहाँ पी की कोऑर्डिनेट्स 1, 2, 3 है और क्यू पॉइंट की कोऑर्डिनेट 4, 5, 6 है। इसके अलोंग हमें जो है पी क्यू वेक्टर के अलोंग जो है हमें यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर हमें पता है, यूनिट वेक्टर की जो वैल्यू आती है वो किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने से हमें मिलने वाला है। जो भी हमारा यूनिट वेक्टर होगा, मान लीजिए उस यूनिट वेक्टर को हमने ए कैप कह दिया, तो वो जो ए कैप आएगा वो इस वेक्टर पी क्यू को इसके एक मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने से मिलेगा। लेकिन सबसे पहले तो हमें पी क्यू वेक्टर निकालना होगा, ठीक है। तो पी क्यू वेक्टर जो निकलेगा, जो पी क्यू वेक्टर निकलेगा, पी क्यू वेक्टर एक्चुअली वो क्या निकलेगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी, ठीक है। अगर हमें ए बी वेक्टर निकालना है तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। सिमिलरली अगर हमें पी क्यू वेक्टर निकालना है तो पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। इसी पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू को हम कहते हैं ओ क्यू वेक्टर।
और इसे कहा जाता है ओ पी वेक्टर। ठीक है, तो पी क्यू वेक्टर इक्वल, अब यहां से ये जो ओ क्यू वेक्टर है वो क्या क्या आएगा, ओ क्यू वेक्टर क्या होगा, अगर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें पता हो और हमें उसका पोजीशन वेक्टर निकालना है तो डायरेक्ट उसके जो कोऑर्डिनेट्स है उनमें आई जे और के अटैच करके उनको प्लस कर दीजिए। ठीक है, तो जो ओ क्यू वेक्टर होगा हमारा वो होगा 4 आई कैप 5 जे कैप प्लस 6 के कैप माइनस ओपी वेक्टर क्या हो जाएगा 1 आई कैप 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। तो यहां से जो हमें पी क्यू वेक्टर मिलेगा वो मिलेगा 4i माइनस आई 3i 5j माइनस 2j 3j एंड 6k माइनस 3k 3k। तो ये हमारा पी क्यू वेक्टर निकल गया यहाँ से, और इसी पी क्यू वेक्टर के अलोंग जो है हमें यूनिट वेक्टर निकालना है। सो यूनिट वेक्टर अलोंग अलोंग पी क्यू वेक्टर वो क्या हो जाएगा, वो होगा पी क्यू वेक्टर डिवाइड पी क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब पी क्यू वेक्टर हमारे पास है, हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। पहले पी क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस के सब और से 3 स्क्वायर कॉमन आएगा और वो बाहर 3 आ जाएगा ना, 3 कॉमन आएगा, अंडर रूट कितना हो जाएगा 3। ठीक है, आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 9 एंड 9 27 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 3√3 हो जाएगा। देयरफॉर जो यूनिट वेक्टर होगा अलोंग पी क्यू वेक्टर वो रहेगा 1/3√3 ब्रैकेट ये, और हम देख पा रहे हैं यहाँ से भी जो है 3 कॉमन आ रहा है, तो हम उस 3 को कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट आई प्लस जे प्लस के, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और जो हमारा यूनिट वेक्टर निकलेगा फाइनली वो आएगा 1/√3 ब्रैकेट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के। ये हमारा रिजल्टेंट फाइनल जो आंसर होगा वो ये होगा। तो इस क्वेश्चन से हमने ये समझा कि अगर हमें किसी वेक्टर पी क्यू का इनिशियल और उसका टर्मिनल पॉइंट दे रखा हो तो वो पी क्यू वेक्टर हम कैसे निकाल सकते हैं। वो पी क्यू वेक्टर निकलेगा जो उसका टर्मिनल पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर माइनस उसका जो इनिशियल पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर। और पोजीशन वेक्टर निकालना बहुत ही आसान काम है। अगर किसी पॉइंट की कोऑर्डिनेट दे रखे हो तो उन कोऑर्डिनेट्स के साथ आई जे और के अटैच करके और उनको आप प्लस कर दीजिए। ठीक है, नोट इट। हाँ, सेकंड क्वेश्चन लेते हैं आज का। लेट वेक्टर ए माइनस 2 आई कैप प्लस जे कैप, वेक्टर बी आई कैप प्लस 2 जे कैप एंड वेक्टर सी 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप। आपको 3 डिफरेंट वेक्टर दे रखे हैं, वेक्टर ए की वैल्यू, वेक्टर बी की वैल्यू और वेक्टर सी की वैल्यू दे रखी है। और क्वेश्चन कह रहा है फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स
y. If vector c equal x a vector plus y b vector. ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन है। आपको वेक्टर ए बी और सी दे रखे हैं और एक रिलेशन दे रखा है आपको कि वेक्टर सी जो है वो x टाइम वेक्टर ए प्लस y टाइम्स वेक्टर बी है। हमें यहाँ पे x की और y की वैल्यू जो कि कोई स्केलर क्वांटिटी होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू, वो हमें फाइंड करनी है। ठीक है, देखिए तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो वेक्टर सी है, वेक्टर सी जो है वो x टाइम वेक्टर ए प्लस y टाइम वेक्टर बी, जहाँ पे वेक्टर सी वेक्टर ए और वेक्टर बी की वैल्यू हमें दे रखी है, वो वैल्यूज यहाँ पे पुट कर लेते हैं। वेक्टर सी 4 i कैप प्लस 3 j कैप इक्वल x, वेक्टर ए -2 i कैप प्लस j प्लस y टाइम्स वेक्टर बी i कैप प्लस 2 j कैप। देखिए यहाँ पे ये एक सिंगल वेक्टर है और ये मिलकर एक सिंगल वेक्टर बन रहा है और इन वेक्टर के बीच में इक्वल का साइन लगा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वेक्टर और ये वेक्टर जो है ये इक्वल वेक्टर है। ठीक है, अगर दो वेक्टर के बीच में इक्वल का साइन लगा है तो वो वेक्टर इक्वल वेक्टर होते हैं। और इक्वल वेक्टर के लिए क्या समझा था हमने? हमने समझा था कि जब भी दो वेक्टर इक्वल होंगे तो उनके आई, जे और के जो मल्टीपल होंगे, जो कोफिशिएंट होंगे, वो इक्वल होंगे। तो उस वे में इसको करते हैं। 4 i कैप प्लस 3 j कैप इक्वल, ये मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा माइनस का 2 x i कैप एंड प्लस का x j कैप y i कैप प्लस 2 y j कैप, 4 i कैप प्लस 3 j कैप इक्वल, जो i वाली टर्म्स है दोनों इनको साथ में ले लेते हैं तो माइनस का 2x प्लस का y टाइम्स i कैप एंड x प्लस 2y टाइम्स j कैप। इक्वल वेक्टर है तो इनके i के और j के और k के जो कोफिशिएंट है वो इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ से जो रिजल्ट निकलेगा, यहाँ i के साथ जो नंबर है हमारा माइनस का 2x प्लस y, इसकी वैल्यू यहाँ i के साथ जो नंबर है 4 उसके इक्वल होगा और ये हमारा एक इक्वेशन बन जाएगा। एंड y के जो कोफिशिएंट है x प्लस 2y, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। दो लीनियर इक्वेशन है, दो अननोन वैल्यू x और y है, इनको सॉल्व करके हम x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो कौन सा मेथड यूज़ करें? इक्वेशन जो सेकंड है इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, और ऐड कर लेते हैं। तो सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिलेगा? 2x प्लस 4y इक्वल 6, ये हमारा एक इक्वेशन है। और फर्स्ट इक्वेशन था हमारा माइनस का 2x प्लस का y इक्वल 4। ठीक है, दोनों इक्वेशन को प्लस कर लेते हैं तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 4y एंड y 5y, 6 एंड 4 10। तो यहाँ से y की वैल्यू जो है हमारी 2 आएगी और y की वैल्यू को आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए। ठीक है, I'm putting x y इक्वल टू 2 इन इक्वेशन, किस में रखें? किसी में भी रख लो, हाँ सेकेंड में रख लो, सेकेंड। तो x प्लस 2y इक्वल 3, x की वैल्यू यहाँ से आएगी 3 और ये प्लस ऑफ 4 क्या बन जाएगा? माइनस का 4 माइनस 1। ठीक है, सो यहाँ पे जो x की और y की जो वैल्यू आएगी वो x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 2 आएगी। तो इस क्वेश्चन से हमने क्या समझा है? इस क्वेश्चन से एक तो हमने समझा है कि किसी भी वेक्टर को स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। सेकेंड हमने ये सीखा है कि इक्वल वेक्टर क्या होता है। ठीक है, और उसी कॉन्सेप्ट से हमने x और y की वैल्यू निकाली। नोट कीजिए इसे। फाइंड द वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 5 यूनिट्स पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। दो वेक्टर हमें गिवन है और इन वेक्टर का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा
यानी इनको सम करने से जो वेक्टर आएगा उस वेक्टर के पैरेलल हमें एक वेक्टर निकालना है और उसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, 5 यूनिट होना चाहिए। ये हमारा क्वेश्चन है और अच्छा सवाल है। देखिए सबसे पहले तो हमें दो वेक्टर दे रखे हैं और उसका एक रिजल्टेंट वेक्टर हमें निकालना है। वेक्टर ए हमें दे रखा है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस का k कैप, और वेक्टर बी गिवन है हमें i कैप माइनस 2j प्लस का k कैप। तो इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी वो हम निकाल लेते हैं। पहले तो 2i प्लस 1i 3i प्लस 3j माइनस 2j प्लस का j प्लस k प्लस 2। ठीक है, ये हो गया। अब ये जो नया वेक्टर हमें मिल रहा है, मान लेते हैं कि ये जो हमारा नया वेक्टर है ये हमारा सी वेक्टर है। ठीक है, ये हमने एज्यूम कर लिया कि जो हमारा ए और बी का जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो हमारा कोई सी वेक्टर है। अब हमें सी वेक्टर के पैरेलल मान लेते हैं हमारा ये सी वेक्टर है और इस सी वेक्टर के पैरेलल हमें एक वेक्टर निकालना है, ये वेक्टर निकालना है, और इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होना चाहिए वो 5 होना चाहिए। तो देखिए बच्चों, जब भी दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो उनका डायरेक्शन सेम हो गया, और जब डायरेक्शन सेम हो जाएगा तो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कौन करता है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है यूनिट वेक्टर। इसका मतलब जो इस सी वेक्टर का यूनिट वेक्टर होगा वही इसके पैरेलल लाइन का यूनिट वेक्टर होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस वेक्टर सी का यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं, तो वही यूनिट वेक्टर इसका भी होगा, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1, और अगर हम यूनिट वेक्टर को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो 1 मैग्नीट्यूड वाला जो वेक्टर होगा वो 5 मैग्नीट्यूड का वेक्टर बन जाएगा। जब भी आपको 2, 3, 4, 5, 10, 20 मैग्नीट्यूड का वेक्टर पूछे, पहले आप यूनिट वेक्टर निकाल लो और उस यूनिट वेक्टर को उस नंबर से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर पैरेलल टू वेक्टर सी। इस वेक्टर सी के पैरेलल जो यूनिट वेक्टर होगा वो क्या होगा, इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना होगा। ठीक है, यूनिट वेक्टर को सी कैप कहते हैं, तो सी कैप इक्वल टू वेक्टर सी अपॉन मोड सी, और मोड सी की जो वैल्यू आएगी यहाँ पे, जो सी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है 3 स्क्वायर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, कितना हो जाएगा 9, 10, 14 रूट 14, 3 स्क्वायर 9 प्लस 10 14। तो देयरफॉर जो आपका सी कैप होगा वो कितना हो जाएगा, हो जाएगा 1 अपॉन रूट 14 ब्रैकेट 3i प्लस j प्लस 2k। तो ये जो हमने अभी यूनिट वेक्टर निकाला है, ये यूनिट वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो रिजल्टेंट वेक्टर था सी, इसका यूनिट वेक्टर भी है, और इसके पैरेलल जितने भी वेक्टर्स होंगे उनका भी ये यूनिट वेक्टर है। और ये जो यूनिट वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। कोई भी अगर यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड हमेशा क्या रहेगा 1 रहेगा, जबकि हमें इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 5 मैग्नीट्यूड का वेक्टर चाहिए। तो क्या करेंगे, तो जो हमारा वेक्टर होगा वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 5 यूनिट, राइट, पैरेलल टू वेक्टर सी, वो कितना हो जाएगा 5 ऑफ सी कैप, 5 ऑफ सी कैप। इस सी कैप को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो आंसर आएगा 5 अपॉन रूट 14 ब्रैकेट 3i प्लस j प्लस का 2। ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से जो चीज़ हमें सीखने को मिल रही है वो ये मिल रही है,
सबसे पहले तो हम ये सीख रहे हैं कि कैसे वेक्टर को ऐड किया जाता है। जब भी वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो उनके आई वाले कंपोनेंट ऐड होते हैं, जे वाले कंपोनेंट ऐड होते हैं और के वाले कंपोनेंट ऐड होते हैं। और उनको ऐड या सेपरेट करने से जो वेक्टर मिल रहा है वो एक नया वेक्टर मिल गया, जिसको हम किसी भी नाम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ इसको सी वेक्टर कह दिया। अब किसी भी वेक्टर के अलोंग अगर हमें यूनिट वेक्टर निकालना है सी कैप, तो वो उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना होगा। और ये भी सीखना ज़रूरी है कि अगर दो वेक्टर पैरेलल वेक्टर है तो उनके अलोंग जो यूनिट वेक्टर होगा वो सेम होगा। यानी जो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का यूनिट, इसके अलोंग जो यूनिट वेक्टर होगा वही इसके पैरेलल जो वेक्टर होगा, इसके पैरेलल जो वेक्टर होगा उसका भी यूनिट वेक्टर वही होगा। ठीक है। और यूनिट वेक्टर निकालने के बाद हमें जितने मैग्नीट्यूड का वेक्टर पूछे उतने उस नंबर से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। अगर आपको क्वेश्चन ये पूछे फाइंड द वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 10 यूनिट्स, तो यूनिट वेक्टर निकाल के उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर आएगा। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और हम समझ सकते हैं कि ये वेक्टर और ये वेक्टर अगर पैरेलल है, इसका डायरेक्शन अगर ये है तो इसके पैरेलल वाले का डायरेक्शन, ये दोनों पॉसिबल है ना। ये दोनों लाइक वेक्टर भी हो सकते हैं और अनलाइक वेक्टर भी हो सकते हैं। इनका डायरेक्शन सेम डायरेक्शन भी हो सकता है और ऑपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकता है। तो उस केस में जो यूनिट वेक्टर होगा उस पर यहाँ प्लस और माइनस आप लगा सकते हैं, प्लस और माइनस। ठीक है। यहाँ पर भी प्लस और माइनस लगा लीजिए। किसी भी वेक्टर के पैरेलल वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर होगा वो प्लस माइनस दोनों में आ सकता है।